सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। आजकल हम मूल अधिकार की सीरीज के तहत वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके पहले हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 और 20 की चर्चा कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में अनुच्छेद 21 और 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, उसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 और 22 है उस पर आपके साथ हम गहन विश्लेषण करेंगे। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ रहें। तो आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 22 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। उन्हीं मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार भी है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हूबहू हमने वैसा ही सेंटेंस आपके सम्मुख उतारा है। यहां अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द लिखा है। व्यक्ति शब्द का आशय यह है कि यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यानी वो चाहे विदेशी हो चाहे देश के हो, उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस सेंटेंस से क्या निकलता है? इस सेंटेंस से यह निकलता है अर्थ कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य, अगर विधानमंडल कोई विधि बनाता है, कोई कानून बनाता है, जिस कानून के आधार पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, तो वह वैध है। यहां इस सेंटेंस का यही आशय निकलता है। यहां यह लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी उसको छीना जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ऐसा ही अधिकार दिया गया है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? समयक विधि प्रक्रिया, और यहां क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। समयक विधि प्रक्रिया का आशय विधि की विधिवत प्रक्रिया से है। आपके समझ में आएगा कि ये क्या गूढ़ बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समयक विधि प्रक्रिया है क्या ये? इसको आप समझिए अगर, तो जो भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, उसको अगर विधानमंडल बोले तो जो संसद है, उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकार से वंचित कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में इस अधिकार को और मजबूती के साथ व्यक्तियों को दिया गया है। वहां समयक विधि प्रक्रिया, विधि की विधिवत प्रक्रिया, यहां आशा यह है कि वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय में अंतर कुछ बातों का है कि सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का है उसको कई मामलों में ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इसके सापेक्ष अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा स्वतंत्र है। वहाँ ये जो समयक विधि प्रक्रिया के तहत जो अधिकार दिया गया है, ये नैसर्गिक न्याय है।
कैसा न्याय है? नैसर्गिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है। अब प्राकृतिक न्याय का तात्पर्य ऐसे न्याय से है कि जो एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मामला नहीं है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए उस अधिकार को छीना जाए, नहीं। यहां जो सामयिक विधि प्रक्रिया है, इसका आशय यह है कि जो नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, जो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए, वह अधिकार उसको मिले और उस अधिकार को कोई शक्ति, कोई सरकार छीन नहीं सकती। यहां दोनों में अंतर यही है। अगर आगे हम चल के देखें इस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद है। इसमें अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिकी कृत के विरुद्ध, ना कि विधानमंडल के विरुद्ध प्राप्त है। यहां जैसा कि सेंटेंस में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप जानते हैं कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो विधानमंडल बनाता है, विधि बनाएगा विधानमंडल। तो यहां ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके परिप्रेक्ष्य में यह आदेश जारी किया, यह निर्णय सुनाया कि ये जो अनुच्छेद 21 है ये केवल कार्यपालिकी कृत के विरुद्ध है, ना कि विधानमंडल के विरुद्ध है। यानी जो ये अधिकार दिया गया है वो केवल कार्यपालिकी शक्ति के खिलाफ है, ना कि विधानमंडल के खिलाफ है। यहां तो विधानमंडल अगर विधि बनाएगा तो एक अधिकार आपसे छीना जा सकता है। तो ये वाद था ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। लेकिन अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण वाद आया, जिससे अनुच्छेद 21 की दिशा और दशा दोनों बदल गई, वो वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। यह वाद था क्या? मेनका गांधी जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में जो सुल्तानपुर संसदीय सीट है वहां से वो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। बात ये 1978 की है। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी और जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय उसने इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया। किसके? मेनका गांधी जी के। और इसी मामले को वो लेकर चली जाती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सरकार के खिलाफ डिसीजन देता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सरकार के खिलाफ डिसीजन देता है। और यही ये वाद था जो अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया, यानी इसकी जो सीमा है, जो इसका क्षेत्र है, विस्तार कर दिया। तो मेनका गांधी वाद 1978 का जो है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु और युक्त। यहां आप प्रत्येक शब्द को देखें। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया, यानी अगर जो विधानमंडल है किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु और युक्त। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। यहां आप ये देखें, यहां प्राकृतिक न्याय शब्द आया और इसके पहले हमने बताया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सामयिक विधि प्रक्रिया है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका का नैसर्गिक न्याय माना और यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको प्राकृतिक न्याय माना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 था, इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पैरेलल यानी आसपास अनुच्छेद 21 को पहुंचा दिया।
यानी जो प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के तहत हमारे देश में प्राप्त है, यानी ऐसा ही अधिकार जो अमेरिका में प्राप्त है, यूएसए में प्राप्त है, लगभग बराबरी पर ला दिया। वो वाद कौन सा था? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। इसमें जो निर्णय आया, उस निर्णय के आधार पे अनुच्छेद 21 के तहत, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 की बात कर रहे थे, जिसमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी, संचरण करने की स्वतंत्रता थी, उसमें हमने बताया था कि उसके दो भाग हैं। एक भाग ये है कि वह देश के अंदर कहीं भ्रमण करे, दूसरा भाग ये है कि देश के बाहर भ्रमण करे। जो देश के बाहर भ्रमण करे वो अनुच्छेद 19 के तहत नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत भ्रमण कर सकता है। तो यहां इस वाद में जो निर्णय निकल के आया, इस वाद को सुनने में जो संविधान पीठ बैठी थी, 7 सदस्यीय पीठ थी, और उसने ये निर्णय दिया था। तो इसमें जो निर्णय निकल कर आया समय समय पे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई प्रकार के इसमें अधिकार अंतर्निहित हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में कई प्रकार के अधिकार अंतर्निहित थे, वैसे अनुच्छेद 21 में भी कई प्रकार के अधिकार अंतर्निहित है। समय समय पे कुछ वाद आते हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, जैसा कि हमने बताया कि मेनका गांधी जी भारत से बाहर जाना चाहती थी और सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसके आधार पे वो न्यायालय जाती हैं, न्यायालय उनके पासपोर्ट जब्त करने के तरीके पर सरकार को घेरा और सरकार से कहा कि उनका पासपोर्ट वापस किया जाए और उनको बाहर जाने की अनुमति है। तो विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार मतलब जैसे आप एकांत में रहना चाहते हैं, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एकांत में रहने का अधिकार है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार आपने देखा होगा कभी कभी समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें आती हैं कि किसी का फ़ोन टैपिंग किया जाता है सरकार सुरक्षा कारणों से, या जो आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक विद्वेष के तहत फ़ोन टैप किए जाते हैं। तो मामला जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय ने फ़ोन टैपिंग का जो मामला था उसको निजता का अधिकार का उल्लंघन माना, यानी फ़ोन टैपिंग उचित नहीं है, वो अनुच्छेद 21 के तहत उचित नहीं है, मूल अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जो नागरिकों को यानी व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। जैसा आप देखते हैं कि कुछ दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो घायल को लोग अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं, तरह तरह के उसमें कानूनी कार्रवाई वगैरह होती है तो लोग डरते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अब सरकार ने भी दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ के प्रचार प्रसार किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, कोई भी भर्ती कराया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान को कई आलोचकों ने वकीलों का स्वर्ग जैसा कुछ सेंटेंस के रूप में इसकी आलोचना की। तो यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है बड़ी जटिल है। यहाँ एक जो आम जनमानस है, ये गरीब आदमी है, उसको अपनी सुनवाई के लिए, अपनी न्याय पाने के लिए जो एक कानूनी सलाहकार रखना चाहिए, उसका वो फीस वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यायिक जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल है और ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें समय और धन की दोनों की बर्बादी होती है। तो इसमें जो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के तहत है। आश्रय का अधिकार, किसी को आश्रय पाने का अधिकार, मतलब अगर वो कहीं उसका ठौर ठिकाना नहीं है तो उसको आश्रय देने का भी सरकार का एक कर्तव्य है कि उसको आश्रय प्रदान करें। महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, ये जो मामला है आप जानते हैं कि जैसे अब महिलाएं सार्वजनिक और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सरकारी विभाग हैं और प्राइवेट विभाग हैं, वहाँ भी जॉब करने लगी हैं। आए दिन घटनाएं घटती हैं, उनको तरह तरह की छीटा का शिकार होना पड़ता है। तो इसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है, महिला कर्मियों का जो यौन उत्पीड़न होता है, ये भी इसी अनुच्छेद 21 के तहत ही उनका वो फंडामेंटल राइट है और इसके उल्लंघन पर सज़ा होनी चाहिए। लिंग परीक्षण,
लिंग परीक्षण का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बच्चे का जो भ्रूण हो, जो पेट के अंदर हो, उसका लिंग परीक्षण अवैध है। यानी अगर पेट के अंदर कोई बच्चा है तो आप देखते होंगे कि ऐसा होता है कि लोग बेटों की चाहत में जब बेटी होती है उसका लिंग परीक्षण करा के एबार्शन वगैरह करा देते हैं, जो कि नैतिक रूप से, कानूनी रूप से कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इसके लिए भी, क्योंकि वो जो बच्चा है पेट में भी है, उसको भी तो जीवन का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है। तो इसी अनुच्छेद के तहत ये भी अवैध है, यानी लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता है। धूम्रपान निषेध, जैसे जो धूम्रपान करते हैं लोग, इस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। भाई आप धूम्रपान करते हैं तो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मतलब सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे आपके जो सर्किल में हैं, जो आपके आसपास हैं, उनके ऊपर भी इसका असर होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं विभिन्न वादों में अनुच्छेद 21 के तहत कई प्रकार के अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। तो यहाँ कुछ मुख्य अधिकारों को हमने बताया है। अनुच्छेद अब 21 का की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भारत में समय समय पर इसकी मांग होती रही। शिक्षा का अधिकार जैसे है, स्वास्थ्य का अधिकार है, इसको समय समय पे ये मांग होती रही कि इसको मूल अधिकार के रूप में माना जाए। तो शिक्षा का अधिकार अब अनुच्छेद 21 का के तहत एक मूल अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें समाहित किया गया है। इस पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है। और यह अधिकार क्या है? राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए, यहाँ बालकों का आशय बालक और बालिकाओं दोनों से है। यानी राज्य जो होगा, जो देश है, वह 6 से 14 वर्ष, कितने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य को ये करना होगा, क्योंकि ये मूल अधिकार के रूप में और इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तो राज्य यह कार्य करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं, जिसमें बालिका भी सम्मिलित है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। यह जो कानून था जो शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार, यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पे ये पारित किया जाता है और 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22 में क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यह जो अनुच्छेद है निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है अनुच्छेद 22 में। नंबर 1 सामान्य दंडिक विधि के अधीन और नंबर 2 निवारक निरोध विधि के अधीन। यानी जो गिरफ्तारी होगी, आप जानते हैं कि जो गिरफ्तारी होती है 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य दंडिक विधि के अधीन है और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन है। जैसा आप जानते हैं जो सीआरपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा है, ये सामान्य दंडिक विधि है। और जो निरोध कानून होते हैं, जैसे आप उदाहरण समझिए, जैसे मीसा है, पोटा है, ऐसे जो कानून सरकार ने बनाया आतंकवादियों के लिए या उनके लिए जो समाज के लिए, देश के लिए घातक साबित होते, उनके लिए वो कानून बनाया गया था। तो सामान्य दंडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है।
अब सर्वप्रथम हम देखें जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 1 और 2 में, अनुच्छेद 22 जो है 1 से लेकर के 7 तक है, यानी 22 1 2 3 4 5 6 7। यहां अनुच्छेद 22 1 में तथा 2 में क्या है, सामान्य दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारियों के बारे में बात करता है। जो अनुच्छेद 22 का पैरा 1 है, पैरा 2 है, वो सामान्य दंडिक विधि की प्रक्रिया के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में वो चर्चा करता है। जो सामान्य दंडिक विधि है, जो सामान्य रूप से जो घटनाएं घटती हैं समाज में, उनकी गिरफ्तारियों के बारे में वो चर्चा करता है। इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 1 है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई घटनाएं घटती हैं समाज में तो एफआईआर वगैरह होती है, एफआईआर होती है तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है। तो जब पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको क्या अधिकार है, उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको ये अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के कारणों को जान सकता है, यानी वह पूछताछ कर सकता है कि किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, अपनी रुचि के विधिक सलाहकार रखने व बचाव का अधिकार। यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस किसी भी मामले में जो सामान्य दंडिक विधि है उसके तहत अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो वह अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी विधि व्यवसायी, यानी जो विधि सलाहकार होते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं, वह रख सकता है। और अपने बचाव का भी अधिकार है, मतलब वह विधिक सलाहकार भी रख सकता है और स्वयं भी शामिल हो सकता है, अपने बचाव के लिए न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है। नंबर 3 क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। ये बहुत ही विवादित मामला है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी आरोपी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है किसी विधि के अंतर्गत, सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत, तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। लेकिन मामला क्या है, इसमें मामला ये है कि ये 24 घंटा जो है, बीच में जो उसकी यात्रा है उसको जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब 24 घंटा तो समय दिया गया है, लेकिन जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है और निकटतम मजिस्ट्रेट के जब समक्ष लाया जाएगा, उसके बीच की जो यात्रा होगी, कितने समय की होगी, उसको इसमें जोड़ा नहीं गया है। और इसका बड़े पैमाने पे आप देखते होंगे दुरुपयोग भी किया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, यानी पेश किए जाने का उसको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाए। और आगे क्या है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। यानी जो चौथा पॉइंट है ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट, होता यह है जैसे किसी आरोपी को पकड़ा जाता है, मामले की गंभीरता के आधार पर पुलिस मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करती है। अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो पुलिस उसको रिमांड पे लेती है, यानी मजिस्ट्रेट से वह दरख्वास्त करती है कि इसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए और हम अभी इससे पूछताछ करेंगे। तो मजिस्ट्रेट बात सुनती है, पुलिस की बात सुनती है और मामले को गंभीरता से देखती है। अगर मामला ऐसा है तो वह पुलिस को रिमांड पर दे देती है, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा होता है। तो यहां बताने का तात्पर्य यह है कि मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक, यानी 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रख सकता है। यानी अगर 24 घंटे से अधिक रखना है पुलिस को, उस आरोपी को अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। यानी जो मजिस्ट्रेट होगा अगर वो अनुमति देता है तभी पुलिस अभिरक्षा में रख सकती है, अन्यथा नहीं। तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या विकल्प होता है, या तो उसको अभिरक्षा में दे दे या तो न्यायिक हिरासत में भेज दे। तो इस प्रकार जो सामान्य दंडिक विधि है, इसके तहत 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहला अधिकार यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों का जानने का अधिकार है। नंबर 2 बिंदु, अपनी रुचि के अनुसार विधि सलाहकार रखने
वह अपने बचाव का अधिकार है। यानी नंबर 2 बिंदु यह बताता है कि जो आरोपी है, उसको जो गिरफ्तार किया गया है, उसको अपनी रुचि के अनुसार वकील रखने का, विधि सलाहकार रखने का और स्वयं बचाव करने का अधिकार है। नंबर 3 बिंदु यह है, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। यानी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने हर हाल में पुलिस को उपस्थित कराना होगा। इसमें यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसमें इस बात का वर्णन किया गया है, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी आरोपी को 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। यानी 24 घंटे से अगर ज़्यादा पुलिस अपने अभिरक्षा में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो सामान्य दंडिक विधि के अधीन किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 22 के पैरा 1 और पैरा 2 के तहत। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 22 का पैरा 3 क्या कहता है। इसमें उक्त अधिकार निम्न को उपलब्ध नहीं है। यानी जो अधिकारों का वर्णन हमने ऊपर किया, जिन 4 अधिकारों का वर्णन हमने किया, वे अधिकार किनको प्राप्त नहीं है, इसका वर्णन अनुच्छेद 22 के पैरा 3 में किया गया है। क्या है? अन्य देशी शत्रु, यानी जो भारत देश है उसके जो शत्रु देश हैं उनके नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, जैसा कि हमने बताया, जो निवारक निरोध विधि है वो अलग प्रक्रिया है। निवारक निरोध विधि के अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त होगा जो अनुच्छेद 22 का पैरा 1 पैरा 2 कहता है। अनुच्छेद 22 का पैरा 1 पैरा 2 जो अधिकार देता है, वो जो निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। और अन्य देशी शत्रु, जो भारत देश के शत्रु देश हैं, उनके नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 22 के पैरा 3 में। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 का पैरा 4 और 5 क्या है। इसमें निरोधक कानून के बारे में है। जो निवारक निरोध कानून है उसके तहत कुछ जानकारी इसमें प्रदान की गई है। इसमें यह जानकारी प्रदान की गई है कि जो निवारक निरोध विधि के अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको निरुद्ध अवधि होगी 3 मास। यानी उस व्यक्ति को 3 माह तक रखा जा सकता है और यहाँ 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता। समझ लें, निवारक विधि और सामान्य दंडिक विधि में क्या अंतर है। अगर इस विधि के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 मास तक रखा जा सकता है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार ज्ञात करना, यानी जो गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। यानी उसको ये बताया जाए कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है। अभ्यावेदन का अवसर, यानी उसको अभ्यावेदन का अवसर भी मिलेगा। वह प्रशासन के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, उसको ये अधिकार भी प्राप्त है। शर्तें क्या है? इसमें शर्त क्या है? यहां जो 3 मास की अवधि है इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसको बढ़ाने का क्या आधार होगा? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित सलाहकार बोर्ड है, अगर इस बात की तस्दीक करता है कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाए तो उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित सलाहकार बोर्ड होगा। और क्या है? नंबर 2 बिंदु, संसदीय विधि के अधीन। जो संसदीय विधि होगी, यानी जिस निवारक निरोध विधि को संसद ने पास किया है, उस विधि के अधीन भी उसको 3 मास की अवधि से ज्यादा समय तक निरुद्ध किया जा सकता है।
यानी जो संसदीय विधि है अगर उसके अधीन गिरफ्तारी की गई है, जो निवारक निरोध विधि बनाई गई है संसद के द्वारा, तब पर भी उसको 3 मास की अवधि से ज्यादा समय तक रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 का पैरा 7 क्या है? संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी इस मैटर में, किस मैटर में? निवारक निरोध विधि के मैटर में उसको, संसद को अनुच्छेद 22 का पैरा 7 विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वैसे अब इस प्रकार की विधि, जैसा कि विश्व स्तर पे देखा गया है कि जब आपातकाल लागू होता है तब इस प्रकार की विधि प्रयोग में लाई जाती है। यानी भारत देश ऐसा है, विश्व में एक ऐसा देश है जहां आपातकाल के अलावा सामान्य काल में भी निवारक निरोध विधि प्रयोग में लाई जाती है। अब इस विधि को किस सूची में रखा गया है? तो इस विधि को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि इस विधि को संघ तो कानून बना ही सकता है, यानी इस विषय में कानून संघ तो बना ही सकता है, राज्य भी बना सकते हैं, जैसा कि कुछ राज्य बनाए भी हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने मकोका सुना होगा, ऐसे ही कई राज्य इस निवारक निरोध विधि के अधीन भी कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो इसका दूसरा भाग था अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित वीडियो आपके साथ मैंने साझा किया है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार अगला जो फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।